इरादे पक्के हों तो हर मंजिल मिल ही जाती है। इरादे पक्के हों तो हर मंजिल मिल ही जाती है। चाहे कितने ऊंचे पर्वत हों उन्हें झुकना ही पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, आप हिमालय की सैर पर चले थे, तो मैंने उसका आप ये समझिए कि सूद भर हिस्सा आपको बताया। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो एवरेस्ट पर चलने वाली जो लोग हैं उनके विषय में बात कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा कि मैं किसके विषय में बात कर रही हूँ। हिमालय पर चढ़ना या एवरेस्ट पर चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन अगर हिम्मत, जज्बा, साहस हो तो एवरेस्ट को भी फतेह किया जा सकता है। और यही जज्बा था 1984 के अभियान दल में शामिल हुई एक सदस्य का, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगी। एवरेस्ट चढ़ने से पहले ही उनका जो एक्सपीरियंस था हिमालय के लिए वो कुछ अच्छा नहीं रहा। जैसे ही वो ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं, उन्हें खबर मिलती है कि वहाँ एवलांच आया है या वहाँ पर हिमनद आया है, भूस्खलन हुआ है। तो वहाँ पर जो है कई लोग जो बर्फ में दब गए हैं और एक की उनमें शेरपा है, उनकी मौत हो गई है। मौत की खबर भी अड़े इरादों को कमजोर बनाने का जी जान से कोशिश में लगी हुई थी। बेस कैंप को में जो रात को सोए हुए थे अभियान दल पर ग्लेशियर का आकर गिर जाना, उसके नीचे उनका दब जाना, कोई कहते हैं ना स्वप्न से कम नहीं है। कोई कमजोर हृदय वाला होता तो वहीं दफन हो जाता। उन्हें ये लग रहा था कि हिमनद मेरे ऊपर आ गया है तो आज मेरी कब्र यहीं बनेगी, लेकिन उनके जज्बे, उनकी हिम्मत, उनकी साहस ने उनको वहां से भी उनके साथियों द्वारा बाहर निकाला गया। कोई और होता तो शायद वो गिव अप कर देता, पर वो ऐसी नहीं थी। आज जिसकी शौर्य और साहस और हिम्मत की मैं बात कर रही हूँ, उनका जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। यह अपनी मां हंसादेवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थे। पिता उनके पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। इसके लिए उन्होंने 8वीं से आगे पढ़ाई का खर्चा सिलाई कढ़ाई करके जुटाया। 10वीं पास करने के बाद उनके प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। ऐसी विषम परिस्थितियों से निकलकर वो पढ़ी हैं। उसके बावजूद उन्होंने संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण के भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया है। अब आप जाने कि कौन है ये? नहीं जाने तो थोड़ा सा और समझते हैं उनके बारे में। इन्हें बचपन से ही पहाड़ जो है चढ़ने का बहुत शौक था। जब इनका बड़ा भाई था वो छोटे भाई को तो प्रोत्साहित करता था, लेकिन इन्हें कहता था कि नहीं, तुम नहीं चढ़ोगी। लेकिन वो ये समझ नहीं पाता था कि जो काम छोटे लड़के कर सकते हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये लड़का और लड़की का भेदभाव क्यों है? जो काम उनका छोटा भाई कर सकता है वो खुद भी तो कर सकती हैं वो। बहरहाल उनकी यह इच्छा समय समय पर पूरी होती रही, क्योंकि इनका जो परिवार था कुछ साल गांव में बिताता था जो काफी ऊंचाई पर स्थित था, और पहाड़ के नीचे बसे तराई में साल के कुछ महीने ये लोग रहते थे। उन दिनों इन्हें अपने स्कूल आने जाने के लिए भी कम से कम 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। बहुत अभावग्रस्त जीवन जिया है। लेकिन जैसे ही उनकी पढ़ाई संपन्न हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान में जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी और यह इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रैकिंग के दौरान इन्होंने 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी को सफलतापूर्वक चढ़ा। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए यहाँ से चलना शुरू किया। ये सारी बातें उनकी लिखी हुई बुक एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में आपको पढ़ने को मिल सकती है। उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी नमचे बाजार शेरपा लैंड के एक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, उधर से उस तरफ से उन्होंने चढ़ना शुरू किया था। यह ट्रैक दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्गों में से एक है और प्रति वर्ष हजारों ट्रैकर्स यहाँ पर आते हैं। समय बचाने के लिए ये जो ट्रैकर्स हैं काठमांडू से लुकला तक वायु मार्ग से आते हैं और लुकला के बाद अपनी ट्रैकिंग आरंभ
करते हैं। लुकला से ट्रैकर्स जो हैं दूधकोशी नदी के साथ ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, नामची बाजार पहुंचते हैं। इसमें 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन अच्छी फिटनेस वाले जो ट्रैकर्स हैं इसे 1 दिन में भी तय करते हैं। यहाँ जो है बाजार बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ ज्यादातर ट्रैकर्स 1 या 2 दिन रुकते हैं ताकि वह ऊंचाई के अनुकूल हो सकें। यहाँ से जो है आपका हिमालय दिखना शुरू हो जाता है। अन्य पर्वतारोहियों से जब कहा कि आप अपना परिचय दो, तो इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं बिल्कुल एक नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। इनके साथी हंसे और उन्होंने कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर उनका हाथ उनके कंधे पर आया और कहा कि तुम एक पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1884 को पूर्णिमा के दिन लोहोत्से की बर्फीली ढलान पर लगाए तंबुओं में सब सोए हुए थे। बेस कैंप 3 में ये सोई हुई थी। इसके अलावा 10 और व्यक्ति वहां पर थे। रात को ऐसा लगा कि जैसे कोई कुछ अचानक से आकर के उनके सिर के साथ टकराया। उनकी नींद खुली और एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा कि कोई एक बहुत ठंडी चीज जो है वो मेरे शरीर को कुचलते हुए आगे चली गई है। इनके साथियों ने बहुत तेजी से काम किया और इन्हें खुदाई करके बाहर निकाल लाए। सुबह तक जो इनके सुरक्षा दल के सदस्य बाकी भी आ गए थे। सभी बेस कैंप पहुंचे। जिन शेरपा की टांग टूटी हुई थी उनके खुद के बनाए हुए स्ट्रेचर पर लिटाया। उनके जो नेता थे उनका नाम था कर्नल खुल्लर। इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ये जबरदस्त और साहसिक कार्य था, यह उन्होंने स्वयं कहा था। सभी जो पुरुष सदस्य थे उनकी चोटें आई थी, किसी की हड्डी टूटी थी, किसी का कुछ हुआ था। उन्हें बेस कैंप भेजना पड़ा और खुल्लर ने उनकी तरफ देखकर कहा कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो बचेंद्री जी ने कहा, जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो बचेंद्री पाल हैं। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या कर्नल खुल्लर ने कहा क्या तुम वापस जाना चाहोगी? बचेंद्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम से मना कर दिया और ना में उतर। अगले दिन की चढ़ाई इन्होंने शुरू की। इनके जो साथी थे वो पीछे रह गए थे। इन्होंने अपने खाने की तैयारियां शुरू कर दी। ऊपर जाकर के इनके पास कुकिंग गैस थी, ऑक्सीजन सिलेंडर था, वो सब इकट्ठा किया। जब दोपहर को वो पिस्सा आया तो उन्होंने चाय के पानी उनको गर्म करते हुए देख वो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। नहीं था कि ये आगे जा रही थी और पीछे अपने सदस्यों को छोड़ती जा रही थी। नहीं, पहले पहुंच करके वहां पर अपना बेस बना करके वापस जाती थी अपने सदस्यों को देखने के लिए कि क्या वो ऊपर आ रहे हैं या नहीं। एक थर्मस में जूस और एक थर्मस में चाय लेकर उन तक पहुंचाती थी, उनकी मदद करती थी। वह सारे लोग बचेंद्री को देखकर हक्का बक्का रह जाते थे कि ये इतनी ऊपर जाकर के भी फिर वापस आ रही है और हमें पुनः प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऊपर चलिए। तो बचेंद्री का एक साधारण सा उत्तर होता था कि औरों की तरह मैं भी तो पर्वतारोही हूँ, मैं इसीलिए इस दल में आई हूँ और शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद करनी ही चाहिए। अगला दिन आया। जैसे ही वो 4 बजे अपने तंबू से बाहर निकली हैं, 5:30 बजे, उन्होंने उससे पहले चाय बर्फ को पिघलाकर उसकी चाय बनाई है और चॉकलेट का नाश्ता किया है। तंबू से बाहर निकली तो देखा कि अंगदोर जी बाहर खड़े हैं और उनके अलावा कोई भी आसपास नहीं था। उन्होंने उनसे पूछा, अंगदोर जी ने, कि क्या हम चढ़ाई करेंगे? अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले थे, इसीलिए वो ज्यादा समय तक खुले में नहीं रह सकते थे। जिस ऑक्सीजन के बिना उनके शरीर जो है वो ठंडा पड़ सकता था। अंगदोर जी ने उत्तर दिया, हाँ अभी चलेंगे। बेस कैंप से यानी कि कॉल से ऊपर पर्वत चोटी पर जाना और ऊपर वापस एवरेस्ट से नीचे आना बहुत थकान देने वाला कार्य लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम चलेंगे और 1 घंटे 2 घंटे के जो भी हमारे को समय लगेगा ऊपर हिमालय तक पहुंचने में, हम वहां से जाकर वापस आ सकते हैं। और अंगदोर जी का विश्वास था कि हम दोपहर तक वहां पर पहुंच जाएंगे। उसी विश्वास को साथ में लेकर बचेंद्री ने उनके साथ चलना शुरू किया। 6:20 पर उन्होंने
चलना शुरू किया। उस समय हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वो चल रहे थे, एक निश्चित गति से ऊपर चल रहे थे। वहां पर चलते चलते बर्फ को सीधी ढलान, चट्टानें सख्त और भुरभुरी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे चादर, शीशे की चादर बिछी हो। उसको काटने के लिए उन्हें फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। 2 घंटे के कम समय में ही वो जो ऊपर शिखर कैंप है वहां पहुंच पड़े। और अंगदोर्जी ने उनको पूछा, क्या आप थक गई हो? उन्होंने न में उत्तर दिया। अंगदोर्जी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा कि पहले वाला जो दल था उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए 4 घंटे लगाए थे, हम 2 घंटे लेकर चले हैं, तो हम दोपहर 1 बजे तक निश्चित तौर पर शिखर पर पहुंच जाएंगे। इस अभियान में उनका एक साथी लाहटू भी उनके साथ चल पड़ा। थोड़ा आराम किया उन्होंने, दक्षिणी शिखर पर जाकर चाय पी। अंगदोर्जी के साथ लाहटू भी आया और वो एक नायलन की रस्सी लाया था। अंगदोर्जी रस्सी के सहारे चले। दोनों आगे पीछे थे और बीच में लाहटू था। वो लाहटू जो है वो उनको स्थिर करने का काम कर रहा था। ऑक्सीजन जो है उसकी आपूर्ति कम रखी हुई थी बचेंद्री ने, जिससे उन्हें चढ़ने में जो थी वो थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो रही थी। जैसे ही पीछे से उन्होंने, जो उनके साथी थे, उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, उनको चलना, उनका जो थकान थी वो कम हुई और उन्होंने चलना तेजी से शुरू किया। हवा बढ़ रही थी, इतनी तेज हवा थी कि जो बर्फ के कण थे वो आसपास उड़ रहे थे। जैसे ही बचेंद्री को ऐसा लगा कि हम तो शिखर के बहुत नजदीक हैं, और जैसे ही उन्हें ये लगा तो उन्होंने खुद को शिखर पर ही पाया। उस समय उनकी सांस मानो जैसे रुक सी गई। वही 23 मई 1984 का दिन दोपहर 1:07 पर वो हिमालय की चोटी पर खड़ी थी। और इतनी जगह नहीं थी हिमालय की चोटी पर कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हों। पहला प्रश्न उठा सुरक्षा का, इसीलिए धीरे धीरे बर्फ से फावड़े से खुदाई की और वहां पर खड़े हुए अपने जेब से, अपने सामान से हनुमान चालीसा और मां का चित्र निकाला और बर्फ खोदकर उसमें डाला। सागर माथा के ताज को चूमा। जैसे ही ताज को चूमा उनके मन आनंदित हो गया, उनको अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे ही वह उठी, उन्होंने हाथ जोड़े, अपने नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी और कहा कि आपने मुझे प्रोत्साहित किया, आपके कारण ही मैं लक्ष्य तक पहुंची हूँ। कर्नल खुल्लर ने वॉकी टॉकी पर उन्हें बधाई दी और कहा कि अब तुम ऐसे संसार में वापस आओगी जो तुम्हें अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग लगेगा। और वही हुआ और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला एवरेस्ट पर्वतारोही बनी। ये थी उनके बारे में जानकारी। अच्छी लगे तो एक लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करिएगा बचेंद्री पाल के नाम, मेरे लिए नहीं, मेरे ब्लॉग के नहीं, बचेंद्री पाल के लिए एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।